वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने ऑपरेशन साइंस का मैं सेशन नंबर 4 लेके आऊँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 182 से आज स्टार्ट करूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। इससे पहले 181 क्वेश्चन मैं पूरे के पूरे डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। प्राशीतक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया था। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, प्राशीतक के रूप में जिस गैस का प्रयोग किया था उसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC होता है। CFC हम लोग बोलते हैं, क्लियर है। और फ्रेंड इसे अगर आप लोग फार्मूला के रूप में लिखना है तो CF2Cl2 ये लिख सकते हैं आप लोग, क्लियर, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका प्रयोग करते हैं। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम लोग फ्री ऑन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इससे ये भी याद कर सकते हैं, इसे हम लोग फ्री ऑन भी कहते हैं। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, इसे फ्री ऑन के नाम से भी नहीं आता है। आजकल अमोनिया, तो फ्रेंड्स आप लोग अमोनिया का सूत्र जानते हैं, बिल्कुल सही है। तो आजकल अमोनिया जो कि सूत्र होता है NH3, फिर होता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, तथा सी, देखिए मैं लिख देता हूँ फिर से फार्मूला C2F2Cl2 यानी प्राशीतक के रूप में उपयोग किया था। इसमें C2F2Cl2 ज़्यादा प्रचलित है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, क्लियर है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसे ही फ्रेऑन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिख रहा है। लेंज का नियम कौन सा संरक्षण नियम का परिमाण है। काफी फेमस क्वेश्चन है ये। तो फुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, लेंस का जो नियम होता है वह ऊर्जा संरक्षण के नियम का परिणाम होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर BPSC टायर 3 अगर आप लोग दिए होंगे TGT का, तो फ्रेंड ये क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो होपफुली पूछने का ज्यादा चांसेस होता है। चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को सामने लेंज का थ्योरम बता देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग याद कीजिए, लेंज थ्योरम जो होता है, देखिए इसके अनुसार चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है जो वह अपने उत्पत्ति के कारण विरोध करती है। यानी सिंपल वे में फ्रेंड्स आप लोगों को देखिए, लिखने वाला पेपर नहीं, आप लोगों को सिंपल वे में बताना चाहता हूँ। देखिए ई जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है -TF/dt होता है। ये आप लोगों को कंसेप्ट याद करना पड़ेगा, क्लियर है। और इसी से आप लोग देखिए इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते तो -n लिखना पड़ेगा, फिर d/f/dt लिखना पड़ेगा, जहाँ n जो होता है आप लोग को फेरों की संख्या होता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। राइट आंसर होगा ऊर्जा, क्लियर है। चलिए अब लेंज ने सिर्फ ऋणात्मक चिन्ह की व्याख्या की थी, ये भी आप लोगों को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बात करते हैं आवेश का। तो विद्युत आवेश कैसे मात्रा क्या होता है, कूलम होता है। संवेग कैसे मात्रा क्या होता है, देखिए संवेग यानी होता है केजी मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, क्लियर है। इसका साथ साथ द्रव्यमान कैसे मात्रा क्या होता है, केजी होता है। ऊर्जा का क्या होता है, जूल होता है। ये सारी चीजों को आप लोग को नोट डाउन करना पड़ेगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, हवाई जहाज के आविष्कार राइट बंधुओं के नाम क्या है। होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, हवाई जहाज का आविष्कार जो किया गया था राइट बंधुओं के द्वारा किया गया था, तो जिसका नाम था विल्बर और ओरविल। विल्बर और ओरविल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी विल्बर और ओरविल थे, क्लियर है। चलिए मैं आप लोगों के सामने और मैं डिस्कस करता हूँ किसने क्या क्या खोज किया। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग जानिए टेलीफोन जो आप लोग यूज करते हैं, तो टेलीविजन का जो खोज किया था वह ग्राहम बेल के द्वारा किया था। ये भी आप लोग को जानना काफ़ी जरूरी है। ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का खोज किया गया था। राइट बंधु हवाई जहाज का आविष्कार किसके द्वारा किया था, विल्बर और ओरविल के द्वारा किया गया था। उसी प्रकार पनडुब्बी का खोज किया था बुस्नेल के द्वारा। मशीन गन का खोज किया था गेटिंग के द्वारा। भाप इंजन काफ़ी फेमस होता है, तो उसका खोज जो किया था जेम्स वाट, जो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। और ट्रांसफार्मर जो कि काफ़ी फेमस है, माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। कैलकुलर, तो कैलकुलेटर का ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे, जॉन पास्कल द्वारा किया गया था। उसी प्रकार मोबाइल फ़ोन का यूज किया था मार्टिन कूपर के द्वारा। और बैरोमीटर की बात करते हैं तो उसका खोज किया था टॉरिसेली के द्वारा। ये सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमियम परमाणु में बिना जोड़ी वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्न है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या लिख रहा है। क्रोमियम परमाणु में बिना जोड़ी वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्न है। तो देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्रोमियम परमाणु में बिना जोड़ी वाले यानी कि आपने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बारे में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छा से पता चल गया होगा। देखिए सबसे पहले क्रोमियम का मैंने कहा था, क्रोमियम क्या होता है, संकेत Cr होता है। इसका एटॉमिक नंबर 24 होता है। चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। सबसे पहले फिर आर्गन लिखना पड़ेगा जिसका कितना 18 तक होता है, क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या लिखिएगा 4s लिखिएगा 3d। होपफुली फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा एस में अधिकतम एलिमेंट्स जाता है 2 और डी में जाता है 10। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, हाफ फील्ड और फुल फील्ड का केस होने के वजह से S1 आता है और 3D में क्या आता है 5 एलिमेंट्स आता है, क्लियर है। अब फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बोल रहा है अगर आप लोग फोकस करते हैं तो बिना जोड़ी वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, तो देखिए 5 और 1 क्या हो गया 6 हो गया, यानी 5 और देखिए 1 और 5 को लोग ऐड करते तो कितना आ रहा है, ये 6 आ रहा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 6 होगा। होपफुली आप लोगों को क्लियर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6। ये क्वेश्चन काफी अच्छा था। तो क्रोमियम परमाणु में बिना जोड़ी वाले इलेक्ट्रॉनिक संख्या 6 हो गया और मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर चुका हूँ।
चलिए बात करते हैं क्रोमियम का। सबसे पहले फ्रेंड क्रोमियम का संकेत Cr होता है और इसका परमाणु संख्या कितना होता है ये भी आप लोग याद करें 24 होता है। क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दी। इसका अगर एटॉमिक मास बोलता है तो इसका एटॉमिक मास होता है 52 होता है। वही बात करते हैं इसका वैलेंसी का, तो फ्रेंड्स इसका वैलेंसी होता है 3 और 6 होता है। क्या होता है 3 और 6 होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध H2O2 जिसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है बोलते हैं, शुद्ध H2O2 क्या है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक रंगीन द्रव है, यानी कि कलरलेस लिक्विड होता है ये। तो ऑप्शन अगर देखते हैं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि एक प्रकार की कलरलेस। मैं लिख देता हूँ, देखिए काफ़ी यूजफुल क्वेश्चन है। तो एक कलरलेस एक प्रकार का लिक्विड होता है। तो कलरलेस जो लिक्विड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? H2O2 यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोलते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं ऑपरेशन करता हूँ। सबसे पहले इसका राइट आंसर ये हो गया। अब देखिए अगर क्वेश्चन आता है रंगीन गैस कौन सा है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ रंगीन जो गैस होता है उसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन को। रंगीन गैस की बारे में बात करते हैं, द्रव्य की बात करते हैं तो H2O2 कर दिया हूँ। क्लियर है। H2O2 बात करते हैं, यही गैस की बारे में बोलते हैं। तो नाइट्रोजन एक प्रकार का रंगहीन गैस होता है और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है 14 होता है। ये भी आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। और फास्फोरस एक पीला ठोस होता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत लेपन में वह पदार्थ जिस पर लेपन किया जाता है उसे निम्न प्रकार से लेते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड, विद्युत लेपन में जिस वस्तु पर लेपन करना होता है उसे कैथोड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैथोड बनाते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर से मैं ध्यान से सुनिएगा क्या क्वेश्चन बोला। विद्युत लेपन में वह पदार्थ जिस पर लेपन किया था उसे निम्न प्रकार से लेते हैं। तो किस प्रकार लेते हैं? कैथोड लेते हैं। तथा जिस धातु से लेपन करना होता है उसे एनोड बनाते हैं। फिर से ध्यान सुनिएगा। विद्युत लेपन में जिस वस्तु पर लेपन करना होता है, यानी जिस वस्तु पर लेपन करना होता है उसे बोलते हैं कैथोड। ठीक है। और जिस धातु से लेपन करना होता है, अगर धातु की बात बोल रहे हैं, जिस धातु से लेपन करना होता है उसे हम लोग एनोड के बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उसे बनाता है एनोड बनाते हैं। फिर उसी धातु का विद्युत अपघटन भी लेते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइट से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो अपघटन में प्रवेश करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल अपना संबंधित एनहाइड्रस उस समय देता है जब उसका निर्जलीकरण निम्न में से किया जाता है। तो काफी फेमस क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड होगा, यानी फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड इसका राइट आंसर होगा, यानी कि P2O5 होगा। अगर देखा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए मैं आप लोगों के बीच में फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के बारे में कुछ बताता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को जानना पड़ेगा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का सूत्र। तो इसका सूत्र जान लीजिए क्या, जो ऑब्वियसली लिखा हुआ P2O5 लिखा हुआ। क्लियर है। इसके साथ फ्रेंड्स आप लोगों को ये भी पता करना पड़ेगा P2O5 एक अम्लीय ऑक्साइड है। ये क्या है? ये एक प्रकार का अम्लीय ऑक्साइड है। क्लियर है। क्योंकि देखिए फास्फोरस क्या एक प्रकार का अधातु है और अधातु की प्रकृति क्या होता है? अम्ल होता है, इसलिए इसकी प्रकृति क्या होगा? अम्लीय ऑक्साइड होगा। क्लियर है। और ये एक प्रकार का श्वेत पदार्थ भी है। क्या ये एक प्रकार का ये श्वेत पदार्थ भी है, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। और इसका गंध लहसुन जैसा होता है, ये इतना ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा। पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़ी हुई होती है? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ पृथ्वी वायुमंडल को गुरुत्वाकर्षण के कारण पकड़े होते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण यह पकड़ी होती है। तो और राइट आंसर क्या लगा सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए लगा सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए इसके बारे में आप लोग कुछ कंसेप्ट बताने ध्यान से सुनेगा। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूर्णन बंद कर दे तो जी का मान समस्त स्थानों पर वही होगा जो पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान है। ये याद रखिएगा। क्लियर है। और वही पृथ्वी की गति अगर बढ़ जाती है तो जी का मान घटेगा। अगर पृथ्वी की गति बढ़ जाता है ना तो जी का मान क्या होगा? घटेगा। वही फ्रेंड्स अगर पृथ्वी की गति घट जाती है तो जी का मान बढ़ेगा। ये अपोजिट होता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर केवल मैं बताता हूँ ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखता है। 191 के बारे में चलते हूँ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए। आप लोग बीच 191 लेके आओ। तो यहाँ पे आप लोगों को बोल रहा है ये देखिए, इसका सबसे पहले नाम आप लोग यूपी का नाम देखिए। सबसे पहले कार्बन की संख्या था 1 2 3 है। क्लियर है। तो 3 को बोलते हैं मीथ प्रूफ। तो प्रोपेनोइक अम्ल हो गया। क्या हो गया? प्रोपेनोइक अम्ल कर रहा रेड फास्फोरस से रिएक्शन कर रहा ऑन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। ठीक है। तो आप लोग का रिएक्शन में क्या प्राप्त होगा? तो फ्रेंड इसका याद रखिएगा, इसका 2 क्लोरोप्रोपेनोइक अम्ल प्राप्त होगा, यानी 2 क्लोरोप्रोपेनोइक अम्ल, जिसका सामान्य सूत्र होता है CH3CHClCOOH। ये प्राप्ति होगा, यानी ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। यानी कि 2 क्लोरोप्रोपेनोइक अम्ल की प्राप्ति होगी। क्लियर है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर फ्रेंड्स अगर इसे NaOH से भी क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे हम लोग को जो प्राप्ति होगा उसे लैक्टिक अम्ल कहते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टिक अम्ल की प्राप्ति होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भारी वस्तु और एक हल्की वस्तु को मीनार की चोटी पर से फेंका गया है। हवा का प्रतिरोध नगण्य माना गया, तो कौन सी वस्तु जमीन पर प्रथम पहुंचेगी?
तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक भारी वस्तु और एक काली हल्की वस्तु को मीनार की चोटी पर फेंका जाए तो यदि हवा का प्रतिरोध नगण्य माना जाए ना, तो दोनों वस्तु जमीन पे एक साथ गिरेगी। क्या हो गई ये? दोनों वस्तु एक साथ गिरेगी, तो दोनों एक साथ गिरे। जब भी देखिए, जब भी अगर नगण्य मानते तो हमेशा एक साथ गिरे, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो निर्भर करता है ध्वनि की चाल पे, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड्स करता है। क्लियर है? चलिए मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो, लौह चुंबकीय पदार्थों में एक प्रयुक्त क्षेत्र द्वारा चुंबकीकरण से उत्पन्न शुद्ध चुंबकीय आघूर्ण है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, लौह चुंबकीय पदार्थों में एक प्रयुक्त क्षेत्र द्वारा चुंबकीयकरण से उत्पन्न शुद्ध चुंबकीय आघूर्ण प्रयुक्त क्षेत्र में जुड़ता है, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सबसे पहले लौह चुंबक के बारे में। तो फ्रेंड्स लौह चुंबक आप लोगों का तीन प्रकार को देखिए, एक होता है Fe होता है, Co होता है और निकेल होता है, यानी कोबाल्ट निकेल और लोहा होता है। ये आप लोग याद रखिए, इसे बोलते हैं लौह चुंबक बोलते हैं। वही बात करते हैं प्रतिचुंबक का। तो फ्रेंड्स प्रतिचुंबक का जो एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ, सबसे पहले जल का एग्जाम्पल रखिएगा, इसके साथ साथ N2 का एग्जाम्पल रखिए, ये दोनों होता है प्रतिचुंबक का। ठीक है? और वही बात करते हैं पारामैग्नेटिक का। तो पारामैग्नेटिक का एग्जाम्पल आता है तो KO2 O2 लिख सकते हैं आप लोग। देखिए समान ताप के दो गेंद टकराने पर निम्नलिखित में से किस राशि का संरक्षण होता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यदि समान ताप के दो गेंद सीधे टकराते हैं तो उसका संवेग संरक्षण होता है। क्या होता है? ये संवेग संरक्षण होता है, संवेग संरक्षण होता है। क्लियर है? चलिए मैं इसके बारे में डिस्कस कर देते। देखिए न्यूटन के संघात के प्रयोग के अनुसार यदि दो पिंड सीधे टकराते हैं तो संघात रेखा की दिशा में टकराने के बाद और टकराने के पहले उसके सापेक्ष वर्गों के अनुपात के ऋणात्मक लेकिन नियत होता है। ये होता है संवेग संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। एक्स ई यानी जीनोन ओ। देखिए ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग क्लास 11th सॉरी ये 11th का क्वेश्चन है ये। देखिए जीनोन है, O3 है, इसका आप लोग का स्ट्रक्चर बताना है। तो देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ, देखिएगा कुछ फेमस क्वेश्चन है ये सब, क्लास 11 12 का ये। फ्रेंड्स सबसे पहले ध्यान रखिएगा, देखिए एक्स, देखिए क्या लिखा, जीनोन O3। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर मैं बनाने सिखा। देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, जीनोन यहाँ देंगे, देखिएगा एक्स ही कर दिया हूँ। ओ की संख्या कितना है? 3 है। देखिए ओ 1 2 3 ले देंगे। ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा? क्लियर हुआ होगा? अब देखिए ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा ऑक्सीजन अपने साथ डबल बॉन्ड रखता है, ये भी अपने साथ डबल बॉन्ड रखेगा, ये भी अपने साथ डबल बॉन्ड रखेगा। क्लियर है? और फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा जिनोन के लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जिसमें 6 हो चुका, 2 घटा, तो 2 के लिए एक मैं लोन पेयर ले लिया। ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा? तो उसी फ्रेंड्स आप लोग इसका स्ट्रक्चर पूछ रहा है, तो आप लोग लिख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर आ चुका है, यानी कि इसमें टोटल इसका अगर देखा है तो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि पिरामिड होगा, पिरामिडल। चलिए मैं आप लोग को एक और कंसेप्ट से बता दूं। देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाता हूँ। सबसे पहले 3 है, मैं 3 लिख दूंगा, प्लस हाफ होता फार्मूला में जिनॉन, तो जिनॉन के लिए लास्ट में लिखते 8 माइनस आप लोग को 3 करना पड़ेगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं, देखिए जिनॉन का लास्ट में होता 7, सॉरी मिस्टेक किया था 7। अब आप इसे सॉल्व किए 3 प्लस हाफ कीजिए, 7 में से 3 गया कितना, 4। अब इसे सॉल्व कीजिए, 3 2 कितना आ गया, 5। अब 5 के लिए आप लोग क्या लिखिएगा, तो 5 के लिए फ्रेंड्स आप लोग लिखिएगा SP3D लिखिएगा, SP3D। ऐसी को बोलते हैं पिरामिडल। क्या बोलते हैं? पिरामिडल, इसे बोलते हैं पिरामिडल। क्लियर है? इसे आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा पिरामिडल होगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है। दर्पण, समतल दर्पण की ओर एक आदमी भी वेग से जा रही है, तब आदमी और उसके प्रतिबिंब का एक दूसरे के समीप आने का सापेक्ष वेग क्या होगा? तो फ्रेंड्स मैं हमेशा ही क्वेश्चन को डिस्कस करते रहता हूँ, जब भी स्टेप से अगर वी वेग से जा रहा है तो आने का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा टू भी होगा। अगर भी से जाता तो क्या किस वेग से आएगा? टू भी से आएगा, टू भी से आएगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब इसके बारे में अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का जो रंग होता है वो हरियल होता है, यानी हरा होता है। हरा आप लोग लगा सकते हैं। अब देखिए क्लोरोफिल हरे रंग का होता है जो हरित लवक में पाया जाता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण कर उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आप लोग लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या है, ये बिल में लगा सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तेलों के जमने से निम्न क्रिया होती है। चलिए हम लोग को क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। तो तेलों के जमने से निम्न क्रिया होती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण से तेल जमने में लगता है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 198 का डी हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण। तो हाइड्रोजनीकरण के बारे में आप लोग जानते होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में निकेल के उपस्थिति में या फिर पैडमियम की उपस्थिति में बदलने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। क्लियर है? चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कण के स्थिर द्रव्यमान का अर्थ निम्न है। तो फ्रेंड्स चलिए कण के स्थिर द्रव्यमान का अर्थ होता है प्रकाश के वेग के बराबर वेग के गतिमान का द्रव्यमान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा।
निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग निम्नलिखित के बराबर होता है। तो निर्वात में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो अगर ऑप्शन है प्रकाश का वेग तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा, निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तरंगों के द्वारा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, यानी कि फ्रेंड जो वेव होता है उसी के द्वारा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। क्लियर है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसके दो प्रकार होते हैं तरंग के, एक होता है यांत्रिक तरंग होता है और एक होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग। सबसे पहले यांत्रिक तरंग वैसे तरंग को कहते हैं जो किसी माध्यम यानी ठोस द्रव गैस से होकर पास करती है। यानी फ्रेंड यांत्रिक तरंग वैसे तरंग को कहते हैं जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि ठोस द्रव गैस से जो पास करते हैं उसे बोलते हैं यांत्रिक तरंग। क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग को याद करना पड़ेगा, जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, इन तरंगों को किसी माध्यम में गमन करने के लिए आवश्यक है कि वह इलास्टिसिटी और इनर्शिया का गुण हो। यांत्रिक तरंग के दो प्रकार होते हैं। पहला जो होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है। देखिए आप लोग को मैं बहुत बता रहा हूँ, पहला होता है अनुप्रस्थ तरंग। इसका पहला जो प्रकार होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है और दूसरा जो होता है वह अनुदैर्ध्य तरंग होता है। पहला क्या होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है, दूसरा क्या होता है अनुदैर्ध्य तरंग होता है। क्लियर है। चलिए अब ये दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को जानना पड़ेगा अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है। देखिए अनुप्रस्थ तरंग जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होता है, यानी जब परपेंडिकुलरली होता है तो उसे बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। क्लियर है। और अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस माध्यम में और द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न किया जाता है। यानी अनुप्रस्थ तरंग फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखिएगा ठोस माध्यम में और द्रव्य के ऊपरी भागों में किया जा सकता है। क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग इसका एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ, देखिएगा सुनिएगा ध्यान से। अनुप्रस्थ तरंग की गति इसका एग्जांपल देखिए, मैं इसका ट्रिक सिखाता हूँ। ट्रिक आप लोग देखिएगा, आप लोग काफ़ी अच्छा लगेगा। देखिए काफ़ी कन्फ्यूजन होगा। देखिए क्या लिख रहा प्रा। तो फ्रेंड्स आप लोग को याद करना है, प्रा से क्या होता है? प्रकाश होता है। तो जो प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश जो होता है एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। प्रा से इस टाइप से याद कर सकते हैं, यानी प्रकाश तरंग की गति एवं पानी में पत्थर फेंकने से उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। मैं क्या बता, सॉलिड में जो होता है, सॉलिड में जो भी होता है या फिर तरल के ऊपरी भाग में, ये सारे अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। क्लियर है। इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए वही बात करते हैं अनुदैर्ध्य तरंग का। तो देखिए अनुदैर्ध्य तरंग भी काफी इजीएस्ट है। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के समांतर होती है, इसमें क्या होता है? समांतर होता है। इस जब समांतर होता है तो यानी कि समांतर ले दिया तो वह अनुदैर्ध्य तरंग कहलाता है। क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग याद कीजिएगा अनुदैर्ध्य तरंग सभी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है, जैसे वायु में उत्पन्न तरंग, भूकंप तरंग, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग, ध्वनि में अनुदैर्ध्य तरंग, ये सारी क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। वही बात करते हैं फ्रेंड्स एक और, यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो वैसा तरंगे जो विद्युत चुम्बकीय तरंग कहलाते हैं जिन पर तरंगों के संचरण के लिए के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है। अर्थात माध्यम रहे या ना रहे तरंग संचरित होती होती है रहती है, उसे बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे या फिर यांत्रिक तरंगे। और फ्रेंड्स याद रखिएगा रेडियो तरंग, एक्स किरण, गामा किरण, ये सारे जो होते हैं आप लोग का चुम्बकीय तरंग होता है। क्लियर है। ये सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं इतना बता दिया हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। किसी कक्ष में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग निम्नलिखित के बराबर होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ किसी कक्ष में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग जो बराबर होता है वह NH/2 के रूप में होता है। NH/2 के रूप में होता है। और ये जो एक्सप्लेन जो किया था बोर महोदय ने किया था, NH/2 होता है। क्लियर है। अब देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार केवल वही कक्षाएं अनुमत की गई है जिनके इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग H/2 के समाकलन गुणक होता है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आप लोग को मैं डिस्कस कर देता हूँ कि सबसे पहले आप लोग को एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आप जानते होंगे, तो ठीक है, नहीं तो सीखिए। MVR होता है बराबर, आप लोग को लिखना पड़ेगा NH/2 NH/2 होता है। क्लियर है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कोई फ्रेंड्स एम क्या है, तो एम आप लोग का इलेक्ट्रॉन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर क्या होता है? तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट होता है। उसी पर एच क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट होता है। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? 6.62। देखिए 6.62 × 10⁻27 होता है, अर्ग होता है। क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेडियो सक्रिय तत्व का अर्ध जीवन चक्र है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक रेडियो सक्रिय तत्व का अर्ध जीवन चक्र यानी हाफ लाइफ टाइम इसके मूल परिमाण के स्वतंत्र होता है। इसके मूल परिमाण के स्वतंत्र होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर है। और फ्रेंड्स अगर हाफ लाइफ पीरियड अगर आप लोग पढ़ोगे तो इसका फॉर्मूला होता है 0.693 बाय लैम्डा होता है। 0.693 बाय लैम्डा होता है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए देखिए इसी बेस्ट क्वेश्चन भी आ चुका है। देखिए किसी रेडियो सक्रिय तत्व का अर्ध आयु 1580 वर्ष है, तो
उस तत्व का विखंडन स्थिरांक का मान क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी अब जस्ट आप लोगों को डिस्कस किया होता है टी हाफ। सबसे पहले आप लोगों को हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला जानना पड़ेगा। क्या होता है, देखिए आप लोगों को ये फॉर्मूला यूज करना 0.693 बाई लेमडा का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है। अब इसी के अकॉर्डिंग आप लोग को यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा किस चीज़ का वैल्यू दिया था। तो टी हाफ का वैल्यू दिया था 1580, यानी कि कितना वर्ष दिया, 1580 दिया है। क्लियर है। अब यहाँ पे आप लोग को यूज करना पड़ेगा 0.693 बाय लेमडा। अब फ्रेंड्स अगर आप लोग लेमडा का वैल्यू निकालते हैं, अगर इसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए मैं ऑब्वियसली फ्रेंड्स यहाँ लिख देता हूँ। देखिए तो फ्रेंड्स इसका जो लेमडा का जो वैल्यू आएगा आप लोग के सामने आएगा 4.3 है। देखिए 4.38 इंटू 10⁻⁻4 प्रति वर्ष आएगा, यानी कि 10 पॉइंट, देखिए 4.38 जो कि ऑप्शन नहीं, ऑप्शन सॉरी 4.48 इंटू 10⁻⁻4 प्रति वर्ष आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। मेनली इसका फॉर्मूला याद करिए 0.693 बाय लेमडा होता है। ये आप लोग को मेन इंपॉर्टेंस था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उस भौतिक राशि का मात्रक है, यानी इस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है। यानी फ्रेंड्स आप लोग से पूछा टेस्ला किसका एसआई मात्रक होता है। होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है। क्लियर है। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है। इसे ही हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसका ऐसा मतलब टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है। वही बात करते हैं मैग्नेटिक, देखिए इसके देखिए आंसर को मैं कर दूँ, बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स का। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक होता है वेबर। क्या होता है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। ठीक है। और वेबर पर मीटर स्क्वायर को देखिए मैं अगर लिखता हूँ वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं टेस्ला। ये भी आप लोग को याद करना पड़ेगा। वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं टेस्ला। और चुंबकीय क्षेत्र एक प्रकार की सदिश राशि होती है। चुंबकीय क्षेत्र एक प्रकार क्या होती है, सदिश राशि होती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग याद कीजिएगा चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक होता है। देखिए सीजीएस, चुंबकीय क्षेत्र का जो सीजीएस मात्रक होता है वह गॉस होता है। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक जो होता है वह क्या होता है, गॉस होता है। क्लियर है। इसके साथ साथ आप लोग ये भी याद कीजिए एक टेस्ला का जो वैल्यू होता है, देखिए मैं लिख देता हूँ, एक टेस्ला का जो वैल्यू होता है 10⁻⁴ गॉस होता है। ये भी क्वेश्चन आप लोग के पेपर में पूछता है। एक टेस्ला का वैल्यू क्या होता है, 10⁻⁴ गॉस होता है। क्लियर है। इसके रिगार्डिंग फ्रेंड्स मैं एक और क्वेश्चन बताना चाहता हूँ, देखिएगा ध्यान से। एक वेबर, यानी अगर एक वेबर की बात करते हैं तो एक वेबर का जो वैल्यू होता है 10⁸ मैक्सवेल होता है। क्लियर है। और चुंबकीय फ्लक्स एक प्रकार का अदिश राशि होती है। ये क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूँ काफी अल्टीमेटिंग बता रहा हूँ। क्लियर है। अगर कर लेते तो काफी इंपॉर्टेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा, हाइड्रोजन व 40% H2O2 विलयन के मिश्रण का प्रयोग निम्नलिखित से होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोपेलेंट होगा। क्या होगा, प्रोपेलेंट होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है, रॉकेट के कार्य का सिद्धांत है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ रॉकेट के कार्य का जो सिद्धांत होता है, होपफुली आप लोगों को पता भी होगा। तो रॉकेट का जो सिद्धांत होता है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी लिख सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को मैं बताता हूँ रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता क्या है। देखिए दो या दो से अधिक वस्तुओं के निकाय पर यदि कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो उसके पिंडों के संवेग का बीजगणितीय योग किसी भी दिशा में हमेशा नियत रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन क्लोरीकरण की निम्न क्रिया है। मीथेन क्लोरीकरण निम्न क्रिया है। तो 207 का मैं बताना चाहता हूँ मीथेन क्लोरीकरण अभिक्रिया एक फ्री रेडिकल अभिक्रिया होती है। क्या होती है, फ्री रेडिकल अभिक्रिया होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, ये। चलिए आप लोगों के बीच में मैं मीथेन के बारे में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। क्या होता है, CH4 होता है। इसे हम लोग मार्स गैस भी बोलते हैं। यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस होता है। यह मीथेन हवा से भी हल्की होती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, मीथेन जो होता है वो हवा से भी हल्की होती है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हवाई जहाज u वेग से गतिमान है, h ऊंचाई पर से उसमें एक से वस्तु फेंकी जाती है। वस्तु द्वारा जमीन पर पहुंचने के लिए लिया गया समय t निम्न होगा। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा, अगर आप लोग सॉल्व किए होंगे, ये न्यूमेरिकली होता है अंडर रूट, देखिए मैं लिखता √2h/g होता है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। अभी फ्रेंड्स में इसको सिद्ध करना पड़ेगा आप लोग को। काफ़ी इसमें आप लोग को ये मोशन ऑफ लॉ ऑफ मोशन का यूज करना पड़ेगा। एस इज कल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भी इज यू प्लस ए टी, बी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर प्लस 2s, ये सारी चीज़ों का फार्मूला का यूज करते हुए आप लोग को इस चीज़ का सॉल्व करना पड़ेगा। आ चुका सबसे फेमस क्वेश्चन, देखिए कार्बोरेंडम निम्नलिखित है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सबसे पहले कार्बोरेंडम का फार्मूला आप लोग जानते हो। देखिए SiC होता है, यानी सिलिकॉन। देखिए कार्बोरेंडम का सूत्र होता है SiC। ठीक है। यानी कि देखिए सिलिकॉन कार्बाइड को ही कार्बोरेंडम कहते हैं, यानी सिलिकॉन। देखिए इसको जो बोलते हैं सिलिकॉन, इसको बोलते हैं सिलिकॉन कार्बाइड। तो सिलिकॉन कार्बाइड को ही हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, कार्बोरेंडम बोलते हैं।
और सिलिकॉन कार्बोनाइड का व्यापारिक नाम क्या होता है? कार्बोरेंडम बोलते हैं। इसका प्रयोग करते हैं कार के ब्रेक में, कार के क्लच में करते हैं, ये सब सारी चीज़ों में करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एम द्रव्यमान का कण भी वेग से दीवार से लंबवत टकराकर विपरीत दिशा में उसी वेग से वापस आता है, तो संवेग में परिवर्तन का मान क्या होगा? काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। तो देखिए एम वेग से कोई जा रहा, देखिए मैं बताता हूँ, एम वेग से कोई टकरा के जा रहा, फिर ये एम वेग से उसी रास्ता में आ रहा, तो एम एम क्या होगा? 2 MB हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 2 MB है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अगर आप लोग करना चाहते हैं तो इसे लगा सकते हैं क्या? 2 MB, यानी ऑप्शन नंबर बी कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है। फेनॉल को जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर निम्नलिखित प्राप्त होता है। तो देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर फेनॉल को देखिए, ये क्लास 12th में हम लोग पढ़े थे। देखिए फेनॉल है ये, देखिए आप लोग को ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर पर अगर आप लोग OH देते हो यानी अल्कोहल का, अगर आप लोग इससे जिंक के पाउडर से रिएक्शन करता है, जिंक का पाउडर से रिएक्शन करवाते हैं, तो सिंपल वे में ये क्या बन जाता है? बेंजीन बन जाता है। क्या बनता है? ये बेंजीन बन जाता है। तो ये होगा आप लोगों का स्ट्रक्चर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? तो बेंजीन की प्राप्ति होती है, मैं पूरे के पूरे बता दिया हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करता हूँ, देखते हैं क्या लिख रहा है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो स्पष्ट सीमा से अलग किया हो, तब प्रकाश को निम्न अभिलक्षण में कोई परिवर्तन नहीं होती है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो प्रकाश का अपवर्तन के नियम में पढ़े होंगे। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके वेग में, तरंगदैर्ध्य में और आयाम में परिवर्तन होता है, लेकिन आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता, यानी फ्रीक्वेंसी में उसकी परिवर्तन नहीं होती। तो राइट आंसर क्या लिखिएगा? आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है? इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है? और फ्रेंड इसमें दो चीज़ याद रखिएगा। इसमें जो होता है पहला नियम होता है, देखिए इसमें सबसे पहले आप लोगों को 2 नियम को याद करना पड़ेगा। इसमें आप लोग का स्नेल का नियम आता है। क्लियर है? इसके साथ फ्रेंड्स देखिए, एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे विरल माध्यम क्या होता है। जिस माध्यम में प्रकाश के, देखिए एक होता है विरल माध्यम, वी से होता है वायु। देखिए याद कीजिए, मेरा ट्रिक है ये, वी से होता है विरल माध्यम यानी वायु। देखिए जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है उसे बोलते हैं विरल माध्यम। होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होता है, वायु में या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होता है, यानी कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो वायु को हमेशा रखा जाता है विरल माध्यम में। ठीक है? और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल की मात्रा कम होती है उसे बोलते हैं सघन माध्यम। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। पायरोमीटर का उपयोग निम्न राशि के मापन में किया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, पायरोमीटर का उपयोग जो करते हैं हम लोग उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है, यानी उच्च ताप वाले जो भी चीज़ होते हैं उसे मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। थर्मोकपल, थर्मिस्टर का उपयोग ताप मापने के लिए किया जाता है, परंतु इसकी सहायता से कम ताप को मापा जाता है। यानी कि थर्मामीटर का भी प्रयोग सुने होंगे, थर्मोकपल का भी सुने होंगे, तो इससे कम ताप वाले क्षेत्र को मापा जाता है। अब बहुत अधिक ताप मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? और फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा तो जानते होंगे, देखिए सूर्य का जो ताप होता है, यानी कि सूर्य का ताप मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? पायरोमीटर का ही यूज करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। इंद्रधनुष निम्न घटना का उदाहरण है। काफी फेमस क्वेश्चन है ये। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, इंद्रधनुष वन विक्षेपण की घटना का उदाहरण है। वन विक्षेपण, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वन विक्षेपण की उदाहरण है। क्लियर है? तो चलिए, और फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, देखिए इसके बारे में डिस्कस करता है। इंद्रधनुष के बारे में आप लोग सबसे पहले जानिए क्या होता है। इंद्रधनुष के कुल 2 प्रकार होते हैं। एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं PR यानी प्राइमरी रेनबो। एक होता है सेकेंडरी रेनबो। सबसे पहले प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है? इसमें वर्षा के बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणें 2 बार अपवर्तन, देखिए इसमें 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार प्रवर्तन होता है, यानी कि 2 बार रिफ्लेक्शन होता है और 2 बार रिफ्रैक्शन होता है और 1 बार रिफ्लेक्शन होता है। और सेकेंडरी में क्या होता है? दोनों दोनों 2 बार, यानी 2 बार अपवर्तन और 2 बार प्रवर्तन होता है। ये आप लोग कंडीशन को याद रखिएगा। क्लियर है? इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंस मैं आप लोग को बताने जा रहा, देखिए प्राइमरी रेनबो में, यानी कि प्राइमरी रेनबो में देखिएगा, ध्यान से सुनिए। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की होता है, यानी इसमें जो लाल रंग होता है बाहर की, देखिए मैं लिख देता हूँ। इसमें लाल रंग क्या होता है? बाहर की होता है। क्लियर है? ये लाल रंग जो होता है बाहर होता है, वही बात करते हैं बैगनी कलर। तो इसका जो बैगनी रंग होता है ना, बाहर अंदर की होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? और इसका जस्ट अपोजिट सेकेंडरी में कर दीजिएगा। चलिए फिर से मैं बताना चाहता हूँ, द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहर होगा बैगनी रंग और अंदर होगा लाल रंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आ चुका है। देखिए निम्नलिखित में सबसे अधिक वाष्पशील है। तो वाष्पशील अगर देखा तो सबसे पहले फ्रेंड कीटोन की मात्रा जिसमें आता है उसे ही हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, यानी कि देखिए इसमें इसका नाम क्या है? इसे हम लोग बोलते हैं, देखिए इथेनोन बोलेंगे, इथेनोन। मीथ प्रूफ होता है ना, तो इसे बोलेंगे इथेनोन। ये सबसे अधिक वाष्पशील होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी एवं शीशे का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। शीशे के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक क्या होगा? देखिए
जिस चीज़ का निकालना पड़ता है, देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसके बारे में क्वेश्चन। शीशे के सापेक्ष सबसे पहले आप लोग को ये निकालना है, क्लास है शीशे के सापेक्ष ग्लास का निकालना है। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ म्यू बाय, देखिए मैं आप लोग फार्मूला लिख रहे हैं। सबसे पहले अपवर्तनांक को म्यू से डिनोटेड करते हैं, क्लियर है। अब देखिए शीशे के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, जिसका निकालने का था पानी का निकालना है, तो जिसका निकालने का था उसको आप लोग ऊपर ले दीजिएगा, और किसके सापेक्ष ग्लास का, जिसके सापेक्ष निकालने का उसे आप लोग नीकेज कर दीजिए, क्लियर। अब इसका फॉर्मूला लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले म्यू लिख दीजिएगा, क्लियर है। अब फ्रेंड सबसे ऊपर में क्या था, वाटर था, वाटर का लिख देंगे, फिर म्यू बाय ग्लास का लिख देंगे, यानी कि जिसके सापेक्ष है, ठीक है। अब आप लोग को ग्लास यानी शीशे के आप लोग को वैल्यू पुट कर रहा था, देखिए सबसे पहले म्यू डब्ल्यू यानी कि वाटर का कितना लिखा 3 बाय, सॉरी वाटर 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 का कितना लिख रहा है 4/3 है, तो हम लोग लिखेंगे 4/3। अब ग्लास का कितना लिख रहा है 3/2 लिखेगा। अब इसे सॉल्व कीजिए, तो 4 2 8 हो गया, 3 3 9, यानी 8/9। अगर आप लोग ऑप्शन देखते हैं तो 8/9 ऑप्शन नंबर ए में, क्लियर है। फिर से बताता हूँ, जिसका सापेक्ष बोला उसे नीचे पानी का अपवर्तनांक निकालना था, किसका निकालना था, जिसका देखिए जिसका निकल आप लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, म्यू लिख दीजिएगा, शीशे के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, जिसका निकालना उसे ऊपर, जिसका सामने उसे नीचे कर दीजिए, ये होता फार्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी राशि सदिश है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए आप लोगों को पता है विद्युत धारा एक प्रकार की अदिश राशि है, ताप भी एक प्रकार का अदिश राशि है, दाब भी एक प्रकार का अदिश राशि है, लेकिन बात करते हैं सदिश राशि का, तो फ्रेंड भार एक प्रकार का सदिश राशि है, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है, होपफुली आप लोगों को पता भी होगा। इसका फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा क्या होता है, W=mg होता है, क्या होता है W=mg होता है, W= क्या होता है mg, और मास कैसे मतलब क्या होता है kg होता है, और g का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं न्यूटन, क्या बोलते हैं न्यूटन, ये आप लोग लिख सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्टिक सोडा विलयन निम्न का शोषण करता है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, होपफुली आप लोग पढ़े भी होंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कॉस्टिक सोडा का विलयन CO2 का शोषण करता है, किसका करता है ये, कॉस्टिक सोडा जो करता हुआ CO2 का, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण करता है, क्लियर है। और कॉस्टिक सोडा का रासायनिक जो सूत्र होता है NaOH होता है, NaOH होता है, ये आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, क्लियर है। चलिए, और NaOH को दोहक दाहक सोडा भी कहते हैं, क्लियर है। चलिए वही बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं देखता हूँ क्वेश्चन 200 ने, स्थिर अवस्था में रखे हुए बम का दो समान टुकड़ों में विस्फोट होता है, विस्फोट के पश्चात दोनों टुकड़ों का वेग सदिशों के बीच निम्न होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 180 डिग्री पाई होगा, यानी कि पाई होगा, क्या होगा पाई होगा। सी ऑफ ट्रांसविक्टी क्या होता है, देखिए सी ऑफ ट्रांसविलिटी कहाँ है, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, सी ऑफ ट्रांसविलिटी जो होता है वो चंद्रमा पे होती है, कहाँ पे होती है, चंद्रमा पे होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ चुके हैं पीएच वाला, होपफुली फ्रेंड ऐसा मैं क्वेश्चन बताया था, आप लोग काफ़ी आसानी से इसे कर सकते हैं, क्लियर है। तो चलिए मैं आप लोग को डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले क्या बोला, देखिए आप लोग को यहाँ पे लिख रहा है 10 लिख रहा है, 10⁻⁸ लिख रहा है, m लिख रहा है, HCl का निम्न पीएच होगा। तो देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले पीएच का फॉर्मूला आप लोग को जानना पड़ेगा, क्लियर है। तो फ्रेंड्स इसमें आप लोग को फॉर्मूला पता, माइनस होता है log H+ आयन होता है, क्लियर है। अब यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, H+ का जो वैल्यू होता है, देखिए H+ का जो वैल्यू होता है 10⁻⁸ होता है, ये m लिखना पड़ेगा, 10⁻⁸ m लिखना पड़ेगा। अब इसी के रिगार्डिंग मैं आप लोग को चलिए दिखाता हूँ किस प्रकार बनाना पड़ता है। सबसे पहले PH लिख देना पड़ेगा, क्लियर है, यहाँ माइनस लॉक कीजिएगा, फिर क्या बोले इसका वैल्यू कितना दिया 10⁻⁸ दिया था, 10⁻⁸ दिया था, ठीक है। तो -1 कीजिएगा। अब देखिए लॉग अगर आप लोग पढ़े होंगे तो सबसे पहले ऐसा में -8 कीजिएगा, लॉग ये 10 बच गया, क्लियर। अब इसे सॉल्व कीजिए, -1 है ये, -10 और log 10 का वैल्यू 1 होता है, क्लियर है। अब इसे सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा 8 आएगा। तो होपफुली फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो अगर आप लोग देखते हैं ऑप्शन में 8 है, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूटन के प्रथम गति के नियम द्वारा निम्नलिखित निम्न संकल्पना प्राप्त होती है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, न्यूटन के प्रथम गति नियम से हम लोग को जड़त्व का परिभाषा को प्राप्ति होती है, जड़त्व की परिभाषा को प्राप्ति होती है, ठीक है। और न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा भी ज्ञात होती है। ये सारी चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है, एसटीपी पर 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन, देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, एसटीपी पे बोला सबसे पहले मोलों की संख्या बोलता है एन के लिए, ठीक है। तो एसटीपी का आयतन कितना दे, देखिए 44.8 लिख देंगे, और उसी प्रकार CO2 में निकालेंगे तो CO2 का अगर होता है तो 22.4 होता है। इसे सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट जोनास साल्क ने आविष्कार किया था, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये,
होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा पोलियो टीका का आविष्कार जोनास साल्क ने किया था। जोनास साल्क ने पोलियो टीका का, तो ऑप्शन नंबर डी कर सकते हैं। कब किया था ये भी मेंशन कर सकता हूँ मैं, 1950 यानी 1952 में जोनास साल्क ने पोलियो टीका का खोज किया था। क्लियर है। वही बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, देखिए सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार जो किया था जैंक्रियस जेंसन के द्वारा किया गया था। क्लियर है। वही बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। तो इलेक्ट्रॉनिक टाइपर का जो खोज किया गया था, ये जो खोज किया गया था फ्रेंड्स यूजर मशीन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल लोलक का आवर्तकाल दुगना हो जाता है जब। देखिए ये क्वेश्चन सबसे पहले आप लोगों को फार्मूला इस चीज़ को नोट डाउन कीजिए। टी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई होता है, √L/G होता है। क्लियर है। ये फार्मूला का सबसे पहले आप लोग नोट डाउन कीजिए। अब क्या बोल रहा, सल आवर्त ढोलन का आवर्तकाल दुगना हो जाता है। तो दुगना कब होता है, सबसे पहले अगर दुगना होगा तो इसकी लंबाई क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। क्या होगा, लंबाई क्या होगा, 4 गुनी हो जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थो बोरिक अम्ल को लाल गर्म करने पर निम्न अवशेष रहता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा आर्थो बोरिक अम्ल के बारे में। देखिए आर्थो बोरिक अम्ल को गर्म करने पे सबसे पहले जो होता है वो B2O3 होता है। क्या होता है, B2O3। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर देंगे। इस क्वेश्चन को 20 यानी 2 to 7 वाले क्वेश्चन को मैं भी स्किप कर रहा हूँ। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग का आ चुका अच्छा क्वेश्चन है। एक विद्युत लोपक 1 मिनट में 320 जूल एक 4 ओम प्रतिरोधक को आपूर्ति करता है। तो ए में विद्युत धारा का मान निकालना। फ्रेंड्स सबसे पहले लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग फार्मूला पढ़े एच का फार्मूला क्या लिखवाए थे आप लोग को, I² RT यूज करना। क्लियर है। आप लोग को क्या निकालना, आई निकालना था, तो I² लिख दिया। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर निकालेगा तो HY क्या लिखेगा, RT लिखेगा, HY/RT लिखेगा। क्लियर है। अब फ्रेंड्स अगर आप लोग इसे पूरा सॉल्व करते हैं तो इसका जो वैल्यू आएगा 2/√3 आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं बी में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वस्तु द्रव्य, एक वस्तु द्रव्य में तैर रही है, वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल निम्न होता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार द्रव में किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। द्रव के भार के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब फ्रेंड्स आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बोलता है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या अंशतः पूरा रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है। उसके भार में क्या आता है, देखते होंगे आप लोग, बाल्टी को अगर पानी में डुबाते हैं या कुआं में तो उसके भार में क्या आता है, आभासी कमी आती है होती है। लेकिन भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है। क्लियर है। चलिए अब मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। और फ्रेंड्स आर्किमिडीज के सिद्धांत से हम लोग हाइग्रोमीटर का, लैक्टोमीटर का बारे की खोज किया गया था। क्लियर है। चलिए, एक ओम के 3 प्रतिरोधक को समांतर क्रम में जोड़ा गया, ऐसे 3 संयोगों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तब परिणाम क्या होगा। सबसे पहले एक ओम के 3 प्रतिरोधक को समांतर क्रम में, तो समांतर करने 1/R1 1/R2 1 + A। तो ये अगर आप लोग कीजिए कितना आएगा, देखिए ये आप लोग कीजिए तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, नहीं RAB का वैल्यू अगर देखा जाए तो 3 आ गया। कितना आ गया, 3 ओम आ गया। क्लियर है। और फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे फोकस करके बोल रही है, अब इसे आप लोगों को समांतर क्रम में जोड़ा गया था। सॉरी देखिए आप लोगों को समांतर क्रम में जोड़ना था, तो इसका वैल्यू है 113, यानी कि देखिए RP का वैल्यू अगर लिखाइएगा तो 1/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अब इसे हम लोग को सीरीज में जोड़ना था, तो सीरीज में RS इक्वल टू इसको 3 भाग में जोड़ना पड़ा, 1/3 + 1/3 + 1/3 कीजिएगा, तो इसे सॉल्व कीजिएगा तो टोटल 3/3 आ जाएगा, जिसका आंसर कितना 1 ओम आएगा। कितना आएगा, 1। तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है। आप लोगों को फेमस पता होगा फ्रेंड्स, आपेक्षिक घनत्व 2 राशियों का अनुपात होता है, अतः इसका मात्रक नहीं होता, इसका मात्रक कुछ नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर डी होता है। क्लियर है। चलिए, अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। अपेक्षित घनत्व को किससे मापते हैं, हाइड्रोमीटर से हम लोग मापते हैं, हाइड्रोमीटर से। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। अपेक्षित घनत्व किससे मापते हैं, हाइड्रोमीटर से माप होता है। हाइड्रोमीटर प्लावन के सिद्धांत पे कार्य करता है। किस सिद्धांत पे कार्य करता है, प्लावन के सिद्धांत पे कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ठोस में वितरित द्रव को क्या कहते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, किसी ठोस में वितरित द्रव को जेल कहते हैं। क्या कहते हैं, जेल। तो आप लोग लिख सकते हैं इसे जेल कहते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है। बात करते हैं इमल्सन का, तो फ्रेंड्स इमल्सन उसे कहते हैं अगर दोनों अगर लिक्विड स्टेज में हो तो उससे हम लोग बोलते हैं इमल्सन, जैसे दही, दूध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बीच क्या लिख रहा, एक विद्युत रासायनिक सेल में यदि एक सेल का EMF का मान E0 है जबकि इलेक्ट्रॉन n मोल भाग लेते हैं तो डेल G0 का मान निम्नलिखित होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, डेल G का अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसका जो वैल्यू होगा -n होगा, F होगा, E0 होगा। क्लियर है। तो ऑप्शन देखा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रही है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है 5 न्यूटन और 10 न्यूटन के दो बलों का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, क्लियर है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए दोनों 10 5 15 तो आप लोग का हो सकता है, क्लियर है। अब कैसे होगा ऑलरेडी आप लोगों को पता, देखिए जब परिणाम मैक्सिमम निकाल, देखिए आप लोग को ऑलरेडी फार्मूला पढ़ा होगा, देखिए वेक्टर अगर पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। आर इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है, प्लस क्या होता है 2ab कॉस थीटा होता है। ये आप लोग को होपफुली पता होगा फार्मूला के रूप में, क्लियर है। अब इसी के रिगार्डिंग मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, जब भी मैक्सिमम निकालने ही पता है, जब भी मैक्सिमम निकालते हैं तो थीटा का वैल्यू क्या लिखिएगा, 0 लिखिएगा, क्लियर है। तो इसी के अनुसार हम लोग निकालें तो क्या लिखा था ए स्क्वायर, तो ए के पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, फिर बी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 2ab तो दो तो कर देंगे, ठीक है। फिर ए का वैल्यू कितना था 5 था, ए कॉस्ट था तो कॉस्ट 0 का वैल्यू 1 होता। अब इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए 100 और 25 कितना हो गया 125, 125 और 10 कितना हो गया 100, कितना आ रहा है ये, सॉरी यहाँ पे 2ab के रूप में होता है जो कि 50 के रूप में आएगा, यहाँ पे 10 और करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल इसे ऐड कीजिएगा तो आप लोगों के सामने 225 आएगा, क्या होगा अंडर रूट 225 आएगा, 225 किसका वैल्यू होता है 15 का, तो 15 तो हो जाएगा, क्लियर है। उसी प्रकार मिनिमम के लिए हम लोग क्या करते हैं, थीटा का वैल्यू कितना लेते हैं 180 डिग्री लेते हैं, 180 डिग्री लेते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, देखिए सबसे पहले 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें क्या कीजिएगा, देखिए -2ab के रूप में कीजिएगा, तो यहाँ भी अगर सॉल्व किया तो 25 आएगा, तो यानी कि 5 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाए, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। क्रोमेटोग्राफी निम्नलिखित सिद्धांत पे कार्य करता है, काफी फेमस क्वेश्चन है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्रोमेटोग्राफी शोषण के सिद्धांत पे कार्य करते हैं, तो शोषण ऑप्शन नंबर ए को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। और क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग दो मिश्रण को अलग करने के लिए भी किया जाता है। देखिए m द्रव्यमान का एक कण भी वेग से गतिमान है, 2m द्रव्यमान के अन्य स्थिर कण से जाकर टकराता है तो उसके चिपक जाता है, तो निकाय का वेग क्या होगा। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा v/3 होगा, क्या होगा v/3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पत्र में द्रव की मात्रा की आभासी गहराई 15 सेंटीमीटर है, इसकी वास्तविक गहराई 20 सेंटीमीटर, द्रव्य का अपवर्तनांक निकालना है। आप लोग को मैं हमेशा बताता हूँ सबसे पहले आप लोग को रियल देखना, फिर आप लोग को आर ए करके बता, फिर देख आप लोग को ये बताता है रियल r/a फार्मूला पढ़ाया था कल, ठीक है। तो सबसे पहले रियल देखना है, फिर आप लोग को आभासी देखना है, क्लियर है। तो रियल कितना है, तो वास्तविक कितना है 20 है और आभासी कितना है 15 है, तो इसे डिवाइड कीजिएगा तो 1.33 आ जाएगा, 1.33, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी कर सकते हैं। लिफ्ट के अंदर के आदमी का भार अधिक होगा जब, तो फ्रेंड्स याद रखिए जब पिंड के ऊपर की ओर त्वरित होता है तो उसमें स्थित व्यक्ति को भार अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, देखिए ये क्वेश्चंस को मैं भी स्किप कर रहा हूँ फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विस्थापन फाई एफ दिशा में हो तो क्रिया कार्य क्या होगा, यदि ये दिशा में होगी तो देखिए ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, इसमें अगर दिशा में होती है तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अधिकता में धनात्मक होगी, क्लियर है। क्योंकि देखिए डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है एफ एस कॉस थीटा होता है, तो एफ फाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए इसमें अगर दो कंसेप्ट में बताना चाहता हूँ, देखिए एक होता है एफ होता है, एक फाई लिख सकते हैं या फिर फाई लिखते हैं, ठीक है। ये दोनों अगर थीटा अगर 0 डिग्री है, क्या होता है थीटा अगर 0 डिग्री है तो दोनों क्या होगा समांतर होंगे, ठीक है। समांतर के साथ साथ मैक्सिमम एवं पॉजिटिव होंगे, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, एडियाबैटिक प्रक्रिया में निम्न राशि स्थित होती है, तो एडियाबैटिक प्रक्रिया में निम्न राशि स्थित होती है। चलिए बताते हैं, तो फ्रेंड एडियाबैटिक प्रक्रिया में उष्मा स्थिर रहती है, क्या होती है उष्मा यानी हीट, इसका कारण से ऑप्शन नंबर डी कीजिए उष्मा, ठीक है। चलिए इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए रुद्धोष्म प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें सराउंडिंग के बीच उष्मा परिवर्तित नहीं होती है। चलिए इसी प्रकार फ्रेंड्स आप लोग आइसोथर्मल में क्या होता है तापमान को कांस्टेंट करते हैं, क्लियर है। उसी प्रकार आइसोबोरिक में हम लोग क्या प्रेशर को देख, आइसोबोरिक में प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, क्लियर है। और एक होता है आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक में हम लोग आयतन को कांस्टेंट रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए पर नाइट्रिक अम्ल का सूत्र निम्नलिखित है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहिए क्वेश्चन गलत लिख रहा, नाइट्रिक अम्ल लिखना था यहाँ पे। तो नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है HNO, सॉरी पर नाइट्रिक अम्ल बोल रहा है, पर नाइट्रिक अम्ल। तो फ्रेंड्स पर नाइट्रिक अम्ल का सूत्र जो पर होता है HNO4 हो जाएगा, क्या होगा HNO4 हो जाएगा, क्लियर है HNO4, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही बात करते हैं, देखिए इसके राइट आंसर देखिए मैं आप लोगों को क्लिक कर देता हूँ। सबसे पहले पर नाइट्रिक अम्ल का होगा HNO4, वही बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल का, तो नाइट्रिक अम्ल का आप लोग पढ़े भी होंगे, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3 होता है, क्लियर है। वही फ्रेंड्स अगर बात करते हैं, देखिए हाइड्रो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो हाइड्रो नाइट्रोजन ऑक्साइड को जिसको नाइट्रो ऑक्सीनियम बोलते हैं, तो H2NO2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है, ये काफ़ी लंबा मैं बता रहा हूँ। देखिए
इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिएगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है और एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, दोनों के संयोग की क्षमता क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोगों को सॉल्व करने के लिए मैं बता देता हूँ जो काफ़ी ईजी है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को एक ईजी मेथड से आप लोगों को बता सकते हैं इसका। सबसे पहले फोकस दूरी दे उत्तल लेंस का, तो एफ कितना दिया इसका, देखिए 40 सेंटीमीटर दिया। हम लोग पी निकालेंगे तो पी का फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, 100 लिख देंगे और सेंटीमीटर कितना दिया 40। अब इससे अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो कितना बनवाएगा, तो इसे आप लोग पूरा सॉल्व कीजिए। मान लो कि कितना 5/2 आ गया, 5/2 सेंटीमीटर आ गया P1। उसी वाला P2 निकालते हैं, ठीक है। तो P2 अगर निकालिएगा तो 100 बाई क्या कीजिएगा, 100/25 कीजिए, तो 25 यानी कि 4 आ गया। क्या कितना आ गया, ये 4 आ गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स अवतल के लिए क्या होता है, माइनस होता है। अब इसी के रिगार्डिंग आप लोग को सॉल्व करना है। देखिए पी का फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस P2 होता है। देखिए मैं लिख दिया हूँ P1 प्लस P2 लिख दिया हूँ, क्लियर है। अब इसी के बिहाफ पे आप लोग काफ़ी अच्छे से सॉल्व करते हैं। P1 का वैल्यू क्या था, 5/2 आया था और P2 का वैल्यू -4 आया था। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो -1.5 डायोप्टर आएगा, -1.5 डायोप्टर आएगा। तो -1.5 ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। और लेंस की क्षमता कैसे, हमारा क्या होता है, डायोप्टर होता है। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। और पी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f होता है। वही सेंटीमीटर में अगर बोलते हैं तो सेंटीमीटर के लिए हम लोग क्या कहते हैं, ऊपर 100 करते हैं, बाय एफ करते हैं। ये मीटर में था, ये सेंटीमीटर में था, क्लियर है। इसके साथ फ्रेंड्स आप लोग ये भी याद रखिएगा, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है प्लस में होती है, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। वही अवतल लेंस की जो लेंस की क्षमता होती है वो माइनस होती है, क्योंकि इसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को ऊपरी पपड़ी में सबसे अधिक उपलब्ध तत्व निम्नलिखित है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला तत्व जो होता है वो ऑक्सीजन होता है। कौन सा तत्व होता है ये, ऑक्सीजन, जो कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं आप लोग, क्लियर है। अब देखिए मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में, देखिए यहाँ पे पृथ्वी का, देखिए मैं आप लोग को एक बार बताता हूँ, ये आप लोग लिख लीजिएगा। सबसे पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पे बोलेंगे तो ऑक्सीजन होगा, क्लियर है। वही फ्रेंड्स बात करते हैं आप लोगों को मानव शरीर की, तो फ्रेंड्स मानव शरीर की भी अगर बात करते हैं तो इसमें भी क्या होगा, ऑक्सीजन ही होगा, O2 कर दिया, क्लियर है। इसके साथ फ्रेंड सबसे भारी तत्व की बात करते हैं, अगर भारी तत्व की बात करते हैं ऑब्वियसली फ्रेंड आप लोग को पता होगा क्या होगा, ऑस्मियम होता है। वही सबसे हल्की की बात करते हैं तो हल्की होता है, लिथियम होता है। वही वह द्रव जो धातु है तो मरकरी होता है, वह धातु जो अधातु है तो ब्रोमीन। ये सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है। ऐसा पदार्थ जिसका चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो उसके नाम से जाना जाता है। तो ऐसा पदार्थ जिसका चुंबकीय गुण चुंबकीय क्षेत्र में विपरीत दिशा में कार्य करता है, वैसे पदार्थ को प्रति चुंबकीय कहते हैं। यानी कि देखिए प्रति, देखिए अगेंस्ट में कार्य, विपरीत रहेगा तो आप लोग को देखिए इसमें विपरीत अगर बोले तो डाई मैग्नेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाई मैग्नेटिक। विपरीत रहेगा तो डाई मैग्नेटिक कीजिएगा, डाई मैग्नेटिक कीजिएगा, क्लियर। इसका एग्जाम्पल अगर आप लोग बोलेगा तो जस्था लिख सकते हैं, सोना लिख सकते हैं, तांबा लिख सकते हैं, चांदी लिख सकते हैं, नमक लिख सकते हैं, जल लिख सकते हैं, क्लियर है। वही फ्रेंड ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा चुंबकीय होते हैं उसे बोलते हैं अनुचुंबक, जैसे प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, मैग्नीज, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग निम्नलिखित निम्न माध्यम में अधिकतम होता है। होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा प्रकाश का वेग सबसे अधिक जो होता है वह 3 × 10⁸ होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और ये किस में होता है, तो ये निर्वात में होते हैं। किस में होता है, ये निर्वात या फिर वस्तु में होती है, क्लियर है। तो प्रकाश का वेग माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। और इसके साथ साथ आप लोगों को याद रखिएगा हीरा में प्रकाश का वेग सबसे कम होता है। अगर बोलेंगे सबसे कम किस में होता है तो हीरा में सबसे कम होता है, क्लियर है। और वही सबसे ज़्यादा की बात करते हैं तो ये किस में होता है, निर्वात में होता है। ये सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। चलिए कुछ कुछ मैं आप लोगों को नोट डाउन करवाता। देखिए सबसे पहले जल का, तो फ्रेंड्स जल का जो प्रकाश के जो घनत्व होता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वही बात करते हैं वायु का, तो वायु का फ्रेंड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वही बात करते हैं कांच का, तो कांच का करते हैं 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वही बात करते हैं हीरा का, तो हीरा का होता है 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल बंधन के चारों ओर घूमने के कारण उत्पन्न समावयवी को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एकल बंधन के चारों ओर घूमने के कारण उत्पन्न समावयवी को कॉन्फ्रेंशनल समावयवी कहते हैं। कॉन्फ्रेंशनल यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिख रहा। किसी कण का वेग निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। तो इसका भी अगर देखा तो ऑप्शन नंबर बी कर दीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, थर्मोडायनेमिक्स साम्य में संबंध है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ थर्मोडायनेमिक्स का जो संबंध होता है रासायनिक संबंध में होता है, उसमें भी होता है, मैकेनिकल भी होता है, यानी उपरोक्त सभी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मीनार की चोटी से फेंका गया पत्थर 4 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है, तो मीनार की ऊंचाई लगभग ज्ञात करें। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इसके लिए फार्मूला को याद करना पड़ेगा।
तो अगर आप लोग फार्मूला याद करते हैं तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स आप लोग काफ़ी आसानी से इसे कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए मैं आप लोगों के बीच में बता ही देता हूँ इसका फार्मूला। वैसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 80 मीटर। ठीक है, चलिए देखिए टी का फार्मूला होता है, देखिए √2h/g होता है, √2h/g होता है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, सबसे पहले सेकंड कितना बोला, 4 सेकंड बोल रहा है। क्लियर है? अब ऊंचाई तो ऑब्वियसली आप लोगों को नहीं पता, तो चलिए लिख दिया हूँ 2h/g लिख दिया हूँ। देखिए आप लोगों को मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मैं 4 लिख दिया हूँ, यहाँ पे क्या था, √2h/g 10 था, जी का वैल्यू 10 लिख लिया हूँ। अब ये रूट इधर हटेगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। यहाँ पे 2h/10 लिख दिया हूँ। अब 2 का पावर में कितना मारा था, 5 टाइम्स आता, तो आज का 16 × 5 कितना है, 80। तो इस टाइप से आप लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब वही फ्रेंड्स अगर बोला वह एक जिस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 डिग्री का मान रेडियन में किसके बराबर होगा। तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स आप लोग को होपफुली आप लोग को पता होगा, 36 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाई/180 से इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 36 का टेबल में 5 टाइम्स आता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पाई/5 डिग्री, पाई/5 रेडियन होता है। ठीक है, चलिए तो यानी ऑप्शन अगर देखा तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोट्रोपिन को निम्न प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यूरोट्रोपिन को राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। बस थोड़ा सा और क्वेश्चंस ओवर हो गया, ये हमारा रहा था लास्ट क्वेश्चन आज का। तो कैसा लगा आप लोगों की सीरीज में, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसका तो मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। चलिए थैंक यू सो मच, तब तक हमारे चैनल से आप लोग बने रहिए।